छात्रों, कक्षा 8 विषय विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग धातु तथा खनिज एवं धातु नामक पाठ में धातु तथा अधातु में अंतर, धातुओं का उपयोग, धातुओं का संक्षारण से बचने के उपाय, मिश्र धातु, पिग आयरन तथा इस्पात के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं धातु तथा अधातु में अंतर। प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में धातुओं के बारे में हम लोग पढ़े थे, अधातुओं के बारे में पढ़े थे। इनमें क्या मूलभूत अंतर है उसको जानेंगे। सबसे पहला जो अंतर है धातुओं और अधातुओं में, वह अवस्था है। अवस्था का मतलब ये हुआ कि धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, कि गैस अवस्था में पाया जाता है, कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, और यही चीज़ अधातु ठोस में होगा, कि द्रव में होगा, कि गैस में होगा। प्रिय छात्रों, आपको इस बात की जानकारी होगी कि धातु जो होता है वह केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है। केवल मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि अधातु जो होता है ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस अवस्था में भी पाया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि धातु ठोस और द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि अधातु ठोस, द्रव और गैसीय तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरा क्या अंतर है? पहला अंतर है अवस्था का। दूसरा अंतर क्या है? धातु जो होते हैं वह चमकीले होते हैं, धातुओं में चमक होती है, जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या है? धातु जो होते हैं वह चालक होते हैं। क्या होते हैं? चालक। चालक का मतलब कल हम आपको बताए थे, धातुओं में धारा प्रवाहित हो सकती है, जबकि धातु चालक नहीं होते। अधातु जो होते हैं चालक नहीं होते हैं। चौथा अंतर है, इनमें तन्यता का गुण होता है, तन्यता का। इसमें तन्यता का गुण नहीं होता है। तन्यता हम आपको कल बताए थे, धातुओं को तार के रूप में बदलना तन्यता कहलाता है। धातुओं से हम लोग तार प्राप्त करते हैं। अगला क्या अंतर है? धातु अघात वर्धनीय होता है। अघात वर्धनीय यानी धातुओं को चादरों के रूप में बदल सकते हैं, और यह अघात वर्धनीय नहीं होता है। ये जो है धातु और अधातुओं के बीच अंतर है, जो आपको पढ़ना है। अब जो है अगले अध्ययन बिंदु पर हम विचार करेंगे, धातुओं का उपयोग। प्रिय छात्रों, धातुओं का उपयोग हमारे घर से लेकर बड़े बड़े कारखानों तक है। हमारे घर की एक छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े कारखानों में ट्रेन के डिब्बों, ट्रेन के पटरियों तक है। धातुओं का उपयोग घरेलू स्तर से लेकर औद्योगिक स्तर तक है। प्रिय छात्रों, धातुओं से अनेक सामग्रियां बनाई जाती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं। धातुओं से आभूषण बनाए जाते हैं, धातुओं से गहने बनाए जाते हैं, धातुओं से बस और ट्रक के बॉडी बनाए जाते हैं, धातुओं से हमारे घर के दरवाजे बनाए जाते हैं, धातुओं से अलमारी बनाया जाता है। प्रिय छात्रों, आप नज़र उठा के जिधर देखेंगे उधर धातुओं से बना कुछ न कुछ वस्तु, कोई ना कोई वस्तु आपको जरूर दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि धातुओं का जो उपयोग है वह बहुत व्यापक है
और इससे जो है हमारा जीवन जो है अधिक सरल होता है, उपयोगी होता है। धातु जो है कृषि में इसका उपयोग किया जाता है। कुदाल धातु से बनता है, खुरपी धातु से बनता है, ट्रैक्टर जिससे हम खेती करते हैं उसमें भी धातु लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि धातु हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हैं और इसका उपयोग करके हम अपने जीवन को सरल सुलभ बनाते हैं। अब अगला हम लोग का अध्ययन बिंदु है धातुओं का संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। प्रिय छात्रों, लोहे को जब हम खुले में रख देते हैं तो उस पर लाल रंग का एक परत बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इस पर जंग लग गया है। जंग लगने से वह लोहा धीरे धीरे समाप्त होता जाता है, क्षयित होता जाता है। तो जंग लगने का मतलब हुआ कि जब धातुओं को हम खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर लाल रंग का या भूरे रंग का एक परत बन जाता है, जिसे हम लोग धातुओं का संक्षारण कहते हैं। इसे जंग लगना भी कहते हैं। इससे धातु धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। उसके बाद अगला जो अध्ययन बिंदु है वह संक्षारण से बचने के उपाय। अब आप सोचेंगे कि हम कौन सा विधि यूज करें, किस विधि का उपयोग करें जिससे संक्षारण से बच सके। संक्षारण से बचने के लिए सबसे पहली जो विधि है वह पेंट करके, अगर धातु की बने किसी सामग्री को संक्षारण से बचाना है तो उसको हम पेंट कर दें, पहला विधि हो गया। या उस पर हम ग्रीस लगा दें या तेल लगा दें, इससे भी संक्षारण से बचा जा सकता है। या उस पर हम धातु का कोई परत चढ़ा दें, जिसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, इससे भी संक्षारण से हम लोग बच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम विद्युत लेपन भी उस पर कर दें तो उससे भी संक्षारण से बचा जा सकता है। एक और उपाय है धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, अगर हम धातु से मिश्र धातु बना देते हैं तभी भी संक्षारण से बचा जा सकता है। यानी संक्षारण से बचने के क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय पेंट करके, दूसरा ग्रीस या तेल का लेपन करके, तीसरा धातु का परत चढ़ा के जिसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं, चौथा विद्युत लेपन से, और पांचवा जो धातुओं को संक्षारण से बचने का उपाय है वह है धातुओं से मिश्र धातु बनाकर। अब हम पढ़ेंगे मिश्र धातु क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है तो उस पदार्थ को हम मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु पीतल है जिसमें तांबा और जस्ता मिलाया जाता है। मिश्र धातु कांसा है जिसमें तांबा एवं टीन मिलाया जाता है। मिश्र धातु सोल्डर है जिसमें सीसा एवं टीन का मिश्रण होता है। मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील है जिसमें लोहा, क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। मिश्र धातु से अनेकों प्रकार के वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे पीतल मिश्र धातु है तो पीतल से बर्तन बनता है, तार बनता है, वाद्य यंत्र बनता है, सजावट की वस्तुएं बनती हैं। कांसा मिश्र धातु है, इस कांसा से सिक्का बनाया जाता है, घंटा बनाया जाता है, मेडल बनाया जाता है। सोल्डर मिश्र धातु है, इस सोल्डर से विद्युत परिपथों में टाका लगाया जाता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, इसकी सहायता से बर्तन, उपकरण, छुरी, काटने वाली वस्तुओं का निर्माण होता है। मिश्र धातु का एक विशिष्ट गुण है कि जैसे सोना का आभूषण हम अगर बनाते हैं प्योर सोना का तो बहुत मुलायम होता है, वह टूट सकता है।
इसलिए उसमें जो है हम लोग किसी धातु को मिश्रित करते हैं और मिश्रित करने से वह कठोर हो जाता है, तब उसका आभूषण बनाते हैं। सोना में मिश्रित करने के लिए कॉपर धातु को मिलाते हैं, जिससे वह कठोर हो जाता है और इससे हम आभूषण बनाते हैं तो वह कठोर होता है, टिकाऊ होता है, आसानी से टूटता नहीं है। अब हम पिग आयरन पे बात करेंगे। पिग आयरन क्या होता है? तो लोहे के बड़े बड़े गड्ढरों को जब हम बत्तिया भट्ठी एक होगा जिसमें उसको गलाते हैं, तो उसमें जो नीचे प्राप्त होता है, गलित अवस्था में जो लोहा प्राप्त होता है, उसी लोहा को हम लोग पिग आयरन कहते हैं। पिग आयरन में 93% लोहा होता है, 4 से 5% कार्बन होता है, शेष सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन आदि अशुद्धियाँ होती हैं। पिग आयरन से पाइप, स्टोरेज टंकी, नहाने के टब आदि का निर्माण होता है। पिग आयरन आपको समझ में आ गया होगा। बत्तिया भट्ठी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। पिग आयरन में 93% लोहा होता है, 4 से 5% कार्बन होता है, शेष फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, अन्य अशुद्धियाँ होती हैं। इससे स्टोरेज पाइप, स्टोरेज टंकियाँ, नहाने का टब आदि का निर्माण होता है। अब इस्पात जानेंगे क्या होता है। इस्पात जो होता है यह लोहा का दूसरा रूप है। इसमें 98.8 से 99.8 तक लोहा होता है। 0.25% से 1.5% तक सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीज आदि की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इससे मोटर, गाड़ी, नट, बोल्ट आदि वस्तुओं का निर्माण होता है। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।